आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। तारीख 24 मई बुधवार। यह पॉडकास्ट आज का दिन। मेरा नाम है खुशबू कुमार। दुनिया, खासकर गरीब मुल्क जिस अमेरिका की ओर हसरत भरी निगाहों से देखते हैं, क्या वो अगले कुछ दिनों में दिवालिया हो जाएगा? अमेरिका पर कर्ज कितना है? दिवालिया होने की स्थिति क्यों बन रही है? और डिफॉल्ट का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या हो सकता है? सबसे पहले आज इसी की बात। भारत के कप सिर्फ अब अगर विदेश जाएंगे तो उनकी पहली प्रॉपर टेस्टिंग होगी। नई गाइडलाइंस है और उस नई गाइडलाइन से आपके हमारे लिए क्या सबक है? आप कैसे जान सकते हैं कि ये जो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वो पूरी तरह सुरक्षित है? एक्सपर्ट से समझेंगे। और चलते चलते यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर के इंटरव्यू का एक हिस्सा आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले यहाँ सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। राहुल गांधी को नया पासपोर्ट देने पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सांसदी जाने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किया था सरेंडर। अमित शाह आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, गिनाएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां। कश्मीर में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की G20 मीटिंग का आज आखिरी दिन। एलजी सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर जल्द होगा दुनिया के टॉप 50 टूरिज्म प्लेस में शुमार। नई संसद के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करेंगी टीएमसी और आप। 28 मई को होना है इनॉग्रेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिन के दौरे पर जाएंगी झारखंड। रांची में हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का करेंगी उद्घाटन। मैक्सिको का ज्वालामुखी फटा, 30 लाख लोगों के लिए अलर्ट जारी। जिस देश की समूची दुनिया में तूती है, लोकतंत्र से लेकर अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सवालों पर जिसकी एक दखल है, कहीं युद्ध हो या फिर राहत बचाव से लेकर उसके हिसाब से जो सही है उसे फंड करने की बात हो, अमेरिका की आपको वहाँ मौजूदगी जरूर दिखेगी। लेकिन फिलहाल इस अमेरिका पर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में हालात ऐसे क्यों बन गए हैं कि डिफॉल्ट होने की बात हो रही है? दरअसल एक शब्द है डेट सेलिंग, यानी आपके कर्ज लेने की एक तय सीमा है और नए कर्ज के लिए आपको संसद से बिल पास कराना होता है। यही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी फंस गई है। संसद से कर्ज की मंजूरी हासिल करने की कोशिश करते डेमोक्रेट प्रेसिडेंट बाइडेन लगातार दिख रहे हैं, लेकिन अब तक बात बन नहीं पाई है। जहां से उन्हें अप्रूवल मिलेगा वहां रिपब्लिकन बहुमत में है। बाइडेन ने हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी से लंबी बातचीत की, लेकिन मसले का हल नहीं निकल सका। बाइडेन सरकार अगले 10 दिन में मोटा माटी कोई कारगर समाधान नहीं निकाल पाती है तो सरकार के पास किसी तरह के नए पेमेंट के लिए पैसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो तकनीकी तौर पर अमेरिका दिवालिया या डिफॉल्ट माना जाएगा। मैंने इस विषय को और अच्छे से समझने के लिए बात की वहाँ के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान से और उनसे यही पूछा कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच तनातनी किस बात पर है और ये दिवालिया होने की नौबत क्यों बन रही है। लॉ के मुताबिक अमेरिका के पार्लियामेंट ने अमेरिका की गवर्नमेंट यानी जो प्रेसिडेंट है उनको एक हद तक पैसे बोरो करके गवर्नमेंट चलाने की इजाजत दी है, क्योंकि सारा का सारा बजट डेफिसिट बजटिंग होती है। यानी अगर अमेरिका प्लान कर रहा है कि वो रेवेन्यूज, टैक्स रेवेन्यूज वगैरह जो आ रहे हैं, अगर उसको $100 आ रहे हैं तो उनका बजट होता है $120, $125 या $110, और वो बाकी की जो $10 है गवर्नमेंट बोरो करती है। तो उसकी जो लिमिट है वो लिमिट पहुंच रही है अमेरिका की गवर्नमेंट, और जब तक कांग्रेस ऑथराइज नहीं करती प्रेसिडेंट बाइडेन और मजीद और ज्यादा पैसे बोरो नहीं कर सकते। इससे पहले भी ऐसे कई बार ये चीजें हुई हैं जिसमें रिपब्लिकन पार्टी जब वो कांग्रेस को कंट्रोल करती है तो वो कोशिश करती है कि प्रेसिडेंट पे दबाव डाले ताकि प्रेसिडेंट का जो बजट का एजेंडा है उस पे कुछ असर करे। मिसाल के तौर पे रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि जो बेनिफिट्स मिलते हैं आम लोगों को उसे काटा जाए ताकि बजट कम हो, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन चाहते हैं कि जो अमीर बिलियनर्स है जिनको टैक्स कम किया जा रहा है वो बढ़ाया जाए ताकि बजट को किसी तरह से बैलेंस करे। तो ये इख्तिलाफ है कि पैसे काटे तो कहाँ काटे। रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि अमीर लोगों का फायदा हो और डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि गरीबों का फायदा हो। तो उस झगड़े में अगर अमेरिका की गवर्नमेंट पैसे बोरो नहीं कर सकती तो शायद ये सिलसिला चलते रहेगा।
प्रोफेसर साहब, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि अमेरिका पर जो कर्ज है वो कुल कितना है, और दूसरी बात आपसे ये कि दिवालिया होने की जो स्थिति है अगर बनती है तो इसका क्या असर हो सकता है वहाँ की घरेलू व्यवस्था पर? देखिए, ये जो अमेरिका में डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है, अगर जून की पहली तारीख डेफ़िनेटली, या अगर खींचतान कर कर जून की 15 तारीख तक अगर कांग्रेस के बीच में और जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन के बीच में कोई माहिदा नहीं होता अबाउट स्पेंडिंग कट्स, तो अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, जिसके दो नुकसानात या दो असरात होंगे। एक ये कि अमेरिका अपना जो एक्सटर्नल डेट है उसके डेट पेमेंट्स वो नहीं कर सकेगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी ज़रूर है, लेकिन अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा डेटर भी है। अमेरिका का जो करंट डेट है वो तकरीबन 34 ट्रिलियन डॉलर्स है, यानी इंडिया की पूरी जीडीपी से 10 गुना ज़्यादा अमेरिका का कर्जा है। तो अगर ये अग्रीमेंट नहीं होता तो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो ना सिर्फ वो अपने कर्जे नहीं पे कर सकेंगे, एक दूसरे गवर्नमेंट खुद वो चला नहीं सकेंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह नहीं दे सकेंगे, और सिर्फ एसेंशियल एम्प्लॉयज़ जो जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी वगैरह से है वो काम करेंगे, और शायद विदाउट पे, और बाकी के सारे लोग घर चले जाएंगे, बिल्कुल गवर्नमेंट बंद हो जाएगी। तो ये कॉन्सिक्वेंस है अगर जो डेट सीलिंग है उसको रेज नहीं किया जाता। जी, और एक आखिरी सवाल, राष्ट्रपति बाइडेन और हाउस स्पीकर के बीच जो बातचीत है वो नाकाम होने की खबरें हैं। इसमें जो राजनीतिक दांव-पेच है उसके पीछे की रणनीतिक सोच दोनों पार्टियों की क्या है? और हाँ, ये जो डिफ़ॉल्ट की बातचीत हो रही है, क्या वो एकदम से इनेविटेबल हो गया है जिसे बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता? मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेट्स थोड़ा कोशिश कर रहे हैं रिपब्लिकन्स को डराने के लिए, क्योंकि उनकी जो मेजॉरिटी है कांग्रेस में बहुत सारी स्लिम है। अगर गवर्नमेंट बंद हो जाती है और अमेरिका को डिफॉल्ट करना पड़ता है तो उससे ना सिर्फ मुल्क की इज्जत का सवाल है, बल्कि पब्लिक में बहुत गुस्सा आ जाएगा, जिसके वजह से शायद अगले इलेक्शंस में पब्लिक रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ पलट सकती है। लेकिन क्योंकि अगला इलेक्शन नवंबर 2024 में है, आज से बहुत दूर है, इसलिए रिपब्लिकन्स अपने आप को मतलब तसल्ली बख्श हैं कि इसका असर शायद अगले इलेक्शन पे नहीं होगा। एक और बात यह है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार जो टैक्स फाइलिंग हुई है वो शायद पहले से बेहतर हुई है, तो उससे ये होगा कि अगर कैश आ जाता है गवर्नमेंट के पास तो शायद ये डेडलाइन 15 जून या खींचतान करके 1 जुलाई तक जा सकती है। लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये दोनों पार्टीज कंट्री का इंटरेस्ट आगे रखे और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेकेंडरी रखे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदर खान। पिछले साल गाम्बिया में 66 और उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई। दावा किया गया कि ये मौतें भारत में बनी खांसी की दवाई कप सिरप पीने के बाद हुई हैं। बात यहाँ तक बिगड़ गई कि WHO ने भारत के 4 कप सिरप को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि भारत सरकार ने इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को जवाब दिया। भारत के ड्रग रेगुलेटर का रिस्पांस था कि गाम्बिया में हुई मौतों को भारत में बने कप सिरप से जोड़कर एक जल्दबाजी दिखाई गई। ऐसे में अब इस मामले को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने तय किया है कि भारत से विदेश भेजी जाने वाली सभी कप सिरप की अब से लैब टेस्टिंग होगी। लैब में टेस्टिंग के बाद ही सिरप को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, और ये नया नियम 1 जून से लागू होगा। तो क्या ये जो हमारा पहला स्टैंड था उससे इतर कोई बात है? दूसरा, एक्सपोर्ट की ये जो बात हो रही है, लेकिन घरेलू कप सिरप क्या वो पूरी तरह सुरक्षित हैं? पूछा मैंने पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी एक्सपर्ट सुचिन बजाज से। देखिए, वैसे तो हर दवाई यहाँ पर इंडिया में अप्रूव्ड होती है, जो भी GMP अप्रूवल्स हम लेते हैं, और बाकी ड्रग रेगुलेटर डिपार्टमेंट जो है हमारा वो भी सारी दवाइयों को अप्रूव करता है, उसके बिना कोई दवाई बेच नहीं सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स के लिए क्वालिटी वाइज अगर एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन किया जा रहा है तो उसमें कोई
मुझे लगता है बुराई की बात नहीं है, और यूजुअली ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है। अगर इंडिया के प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करवाया जाएगा एक्स्ट्रा बाहर भेजने के लिए, तो जो बाहर से इंडिया में प्रोडक्ट आएंगे उनकी भी उतनी ही सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई हार्म है। इससे एक रेपुटेशनल बिल्डअप होगा, ट्रस्ट बिल्डअप होगा, और आगे जाकर लॉन्ग टर्म में ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और सृजन जी, भारत में दवाइयों को लेकर नियम और जो दवाइयों की क्वालिटी स्टैंडर्ड है, क्या आप टू द मार्क इसको देखते हैं या फिर कुछ चुनौतियां भी हैं? देखिए, प्रैक्टिकली तो हमारे जो ड्रग लॉज हैं वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है बिल्कुल, लेकिन प्रैक्टिकल इश्यूज में ये है कि हमारे पास मैन पावर देखिए बहुत कम है टेस्टिंग के लिए, और दूसरा ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए हर स्टेट के अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, हर स्टेट के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन डेफिनेटली मैन पावर की कमी है। अगर आप दिल्ली जैसा शहर देखें, 2 करोड़ के आसपास के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, और हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर्स जो सारे केमिस्ट शॉप्स हैं, जितने भी होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, ट्रेडर हैं और मैन्युफैक्चरर है, सबको मिला के मुश्किल से 20 ड्रग इंस्पेक्टर भी दिल्ली में नहीं है, और ऐसे ही हर स्टेट में प्रॉब्लम है। तो उसको एक्चुअली फिजिकली इंस्पेक्ट करना, टेस्ट करना इज नॉट वेरी इजी। इसीलिए इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ऑटोमेशन की जरूरत है, रैंडम सैम्पलिंग की जरूरत है, और जैसा बताया गया इसमें टेस्टिंग वगैरह करने से फायदा ही होगा। लॉन्ग टर्म में रेपुटेशनल बिल्डअप होगा, और इंडियन इकोसिस्टम भी कैपेसिटी बिल्ड करने में आसानी रहेगी उसमें। जी, और हमारे लिसनर्स के लिए आप ये भी बताएं कि अगर वे कोई कफ सिरप या दवा ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड अपने तौर पर कैसे जान सकते हैं? देखिए, कोई भी दवाई आप इस्तेमाल करें, नॉट जस्ट कफ सिरप, तो उसके पैकिंग में जरूर ये देख लें कि ये WHO GMP अप्रूवल है उस प्लांट का जहां पर ये प्रोड्यूस हुआ है या नहीं। ये हर दवाई के पैकेट पर लिखा होगा वो किस प्लांट में बना है। अगर वहां पर WHO GMP अप्रूवल है तो वो प्लांट की क्वालिटी रीजनेबली गुड है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। देखिए, एक्सीडेंट्स तो बने ना मिलियन, तो कहीं भी हो सकते हैं। स्पेस शटल जिसके सबसे ज्यादा क्वालिटी पैरामीटर्स है वो भी क्रैश हो जाता है। लेकिन अगर 999 टाइम्स आउट ऑफ 1000 या 9.9 मिलियन आउट ऑफ 10 मिलियन में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें, अगर WHO GMP अप्रूव प्लांट से दवाई बनी है। तो जब भी आप कोई भी दवाई खरीदें ये जरूर देख लें उसके पैकेट पर ये लिखा होगा, अगर वो अप्रूव प्लांट से बनी है तो। अगर वहां नहीं लिखा हो तो वो दवाई कृपया ना खरीदें। बहुत बहुत शुक्रिया सृजन बजाज। नई गाइडलाइन के बाद राज्य सरकारें और दवाई बनाने वाली कंपनियां एक्सपोर्ट से पहले सिरप की टेस्टिंग करेंगी। जाहिर सी बात है, इससे कफ सिरप को लेकर जो भी गलतफहमी होगी दूर हो जाएगी। अगर कोई खामी होगी तो वो भी निकल कर आएगी। इशिता किशोर, अब आप ये नाम जानते होंगे क्योंकि कल दिन भर ये नाम कीवर्ड भी रहा। यूपीएससी की 2022 की सिविल सेवा परीक्षा में इशिता ने टॉप किया है। कुल 933 स्टूडेंट सफल हुए हैं, जिनमें इशिता का रैंक 1 है। दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में रहती हैं। ग्रेजुएशन अपना दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में किया। ये उनका तीसरा अटेम्प्ट था। द ललन टॉप की कॉरेस्पॉन्डेंट सोनल पटेरिया ने इशिता से कल बातचीत की, जिसमें उन्होंने आखिरी राउंड यानी इंटरव्यू के दिलचस्प सवाल जवाब से लेकर कितने घंटे पढ़ाई और खुद को रिफ्रेश करने के लिए क्या करती थी, इन जैसे सवालों के जवाब दिए हैं। तो सुनिए इंटरव्यू का ये हिस्सा। इशिता, क्या ये एक्सपेक्टेड था? मतलब जैसे पता होता है ना कि इतने नंबर तो आ ही जाएंगे। जैसे एग्जाम में देती थी, मुझे पता होता था मैथ्स में मैं इतने तो ले आऊंगी कि मैं पास हो जाऊं। क्या आपको ऐसा था कि टॉप लिस्ट में, मतलब टॉप 10 में तो आ ही जाएगा नाम, या एकदम शॉर्ट पता था टॉप तो मैं कर ही लूंगी? आई थिंक ये ऐसा एग्जाम है जब आप दे के आते हो, रिजल्ट इतने दिन बाद आता है कि आप कह नहीं सकते हो कि एग्जाम गया कैसा था। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट करके आते हैं। हम उतना ही बोलते हैं कि हाँ, अपने साइड से जो सोचा था वो करके आ गए, कि अच्छे से पेपर पूरा करके आ जाएं। तो वो तो था। एंड मजाक में बस पूछती थी मम्मी से कि कोई रैंक गेस करनी है मेरी तो गेस करो। तो मम्मी हमेशा 1 ही बोलती थी, पता नहीं क्यों, और मुझे बहुत हंसी आती थी। बट इस बात का ही रहता था कि किसी ने मुझे इतने करीब से देखा इस जर्नी में, और उनको अगर ये लग रहा है कि मैं डिजर्व करती हूँ तो उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं है। बट टुडे हर ड्रीम हैज आल्सो कम ट्रू। मेन इंटरव्यू में आपके साथ क्या कोई ऐसा सवाल या क्या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहे कि
इंटरव्यू इन जनरल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कंफर्टिंग था। व्हेन आई एंटर्ड उन्होंने पहले ही कहा कि देखिए हर इंसान सब कुछ नहीं जान सकता है और हम भी सब कुछ नहीं जानते हैं, तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो प्लीज़ आप ऑनेस्टली बता दीजिए। तो दैट रियली कंफर्टेड मी एंड गेव मी द कॉन्फिडेंस एंड आई ऑल्सो ट्राई टू बी ऑनेस्ट इन माई इंटरव्यू। एक दिलचस्प क्वेश्चन यही था कि सिंस आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप स्पोर्ट्स की नॉलेज कैसे यूज़ करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मुझे सवाल बहुत अच्छा लगा। आपने क्या जवाब दिया था इसका? आई थिंक स्पोर्ट्स से हम सीखते हैं कि टीम वर्क क्या होता है एंड अ सिविल सर्वेंट ऑल्सो वर्क्स इन अ टीम, डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन। वो बहुत लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। और दूसरी ये चीज़ कि स्पोर्ट्स से हम सेटबैक्स झेलना सीख जाते हैं, कोई वो डर नहीं लगता कि अगर हार गए तो। आई थिंक इसीलिए 2 अटेम्प्ट के बाद भी मुझे उतना डर नहीं लगा कि ठीक है हार जीत चलते रहती है, अगर आपको है ट्रस्ट तो आप कर लो। आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करती थी? आई थिंक 8 आवर्स एवरी डे इज़ अ वेरी सस्टेनेबल रूटीन कि 8 घंटे, क्योंकि हम जॉब पे भी मैं जाती थी तो हम 8 से 9 घंटे ऑफिस में रहते हैं। जॉब भी करती थी? हाँ, मैं अर्नस्ट एंड यंग में जॉब कर रही थी 2 साल के लिए। और उसी दौरान आपने प्रिपरेशन की? उस टाइम मैंने जॉब छोड़ के फिर स्टार्ट किया प्रिपरेशन। ये बताइए, जब चिल करना होता था या बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती थी कि हो गया अब 8-10 घंटे पढ़ लिया, आज और नहीं होगा, तो क्या करती थी माइंड को फ्रेश करने के लिए या थोड़ा सा ऐसे सूदन करने के लिए? आई थिंक ये तो अक्सर होते रहता है, पढ़ने का मन तो कम ही करता है लोगों का, इट्स बट टू इनकलकेट दैट डिसिप्लिन। तो मैं लंच और डिनर में तो यूजुअली आई यूज टू वॉच नेटफ्लिक्स अलॉन्ग विथ माई मॉम। कुछ भी हम लगा देते थे टीवी पे, क्योंकि वो ब्रेक है ही, तो उस टाइम पे किताबें पलटाने का कोई सेंस नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने दोस्तों से मैं मिलती रहती थी। आई ट्राई टू स्टे कनेक्टेड विथ माई सोशल सर्कल। एक आखिरी सवाल बस मैं पूछूंगी। आपकी मदर एक सिंगल मदर हैं। आपने जब मैं बाकी लोगों से आपके इंटरव्यूज सुन रही थी तो आपने एक बात कही कि आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना पसंद करेंगी। 4 जो टॉपर्स हैं यूपीएससी 2023 की वो लड़कियां हैं, तो आप लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी उस पर? आई थिंक आज ही किसी ने मुझसे पूछा था कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट रियली रेजोनेट्स विद मी। तो ये थी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर इशिता किशोर, जो सोनल पटेरिया से बातचीत कर रही थी। 933 स्टूडेंट्स जो सफल हुए हैं, इनमें 345 कैंडिडेट जनरल, 99 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से 263, एससी से 194 और एसटी कैटेगरी से 72 उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं आईएएस के लिए 180 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और अब मेरे साथ सूरज कुमार भी जुड़ गए हैं आपको आज के देश दुनिया के अखबारों से अपडेट करने के लिए। गुड मॉर्निंग सूरज। तो बताइए सबसे पहले देश के अखबारों का हाल, कौन सी बड़ी खबरें आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग खुशबू। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से शुरुआत करते हैं और पहली खबर यूपीएससी रिजल्ट को लेकर है। पहली 4 रैंक जो थी उसमें महिलाओं का दबदबा रहा और ये लगातार दूसरे साल हुआ है जब टॉप 3 रैंक जो है वो महिलाओं ने हासिल की है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कि कैसे जो 1st, 2nd और 3rd रैंक था उस पर महिलाओं का ही वर्चस्व रहा था। और अगर हम पायनियर अखबार पे आते हैं तो इसकी हेडलाइन हमें दिखती है, नरेंद्र मोदी का एक बयान है जिसको अखबार ने कोट किया है कि सबसे कम उम्र की प्रतिभा का भारत खजाना है। और ये पीएम मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कहा, जहां पे वो भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। और जब भारतीयों को संबोधित कर रहे थे उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं एंथनी अल्बनीज, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस बताया, जिसको लेकर एक अलग से कॉलम अखबार ने छाप रखा है। एक तस्वीर द एशियन एज अखबार में भी है जहां पे अल्बनीज और पीएम मोदी एक दूसरे से गले लग रहे हैं। सिडनी में जो इंडियंस रहते हैं वो भाषण सुनने आए हैं, उसकी भी तस्वीर मैं देख रहा हूँ। और एक तस्वीर और है, वो है भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनकी मुलाकात होती है ममता बनर्जी से और ममता बनर्जी से ये मुलाकात पॉजिटिव रिस्पांस लेके आती है केजरीवाल के लिए, क्योंकि केजरीवाल को ममता का सपोर्ट मिलता है केंद्र के लाए गए ऑर्डिनेंस के खिलाफ। ऑर्डिनेंस जिसमें अधिकारियों की तबादले ट्रांसफरिंग का जो हक है वो दिल्ली सरकार से छीन लिया गया है। अब ये तो एशियन एज अखबार की हो गई खबर, लेकिन अगर इसी खबर को अगर आप दैनिक भास्कर पे आके देखते हैं तो पता चलता है कि अब अध्यादेश पे तो सहमति बनी ही उसके खिलाफ जाने की, लेकिन एक और चीज पे सहमति बन गई और वो है कि जो नए संसद का जो उद्घाटन होगा, उद्घाटन समारोह होगा, उसका टीएमसी और आप बायकॉट करने वाली है और 28 मई को इनॉग्रेशन होने वाला है नई संसद का। और सूरज, मैं एक राहत भरी खबर देख रही हूँ उत्तर भारत के लिए। जो भीषण गर्मी पड़ रही है पिछले कुछ दिनों से, उससे उत्तर भारत को राहत मिल सकती है। तो अगले 4 दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में आंधी के साथ साथ ओले गिरने और बारिश के आसार हैं।
और बेंगलुरु में रात ज़ोरदार बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं और हुबली में तेज़ हवा के साथ बारिश भी हुई है। और राहत इसलिए मिलेगी सूरज क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो दस्तक देने वाला है। जी खुशबू, और नवभारत टाइम्स की एक स्टोरी मैं देख रहा था, एकदम पहले पन्ने पर लगी हुई है कि नोट बदली जो हो रही है अभी, तो बैंक में जब लोग जा रहे हैं नोट जमा करवाने, तो कुछ जगहों पे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, कहीं आईडी मांगा जा रहा है क्योंकि कल नोट बदलवाने का पहला दिन था। तो ब्रांच में भ्रम की स्थिति दिखी, कई जगह पे नॉन कस्टमर की नोट बदली नहीं की गई, कुछ ब्रांच में जमा पर जोर ज्यादा रहा। तो क्लैरिटी लोगों में या फिर बैंक में खुद नहीं दिख रही है नोट बदली को लेके कि क्या नोट पूरी तरीके से जमा करवाने हैं, क्या नोट आपके पास अगर रहेंगे तो भी ये आने वाले दिनों में चलते रहेंगे। तो इस तरह के जो सवाल हैं उस पर क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और एक खबर और है जो नवभारत टाइम्स में ही है कि ज्ञानवापी के 7 मामलों की वाराणसी में एक साथ सुनवाई होगी। इसको लेके जो जिला अदालत है वाराणसी की, उसने ये बात कही है कल। और कर्नाटक में एक मंत्री के बयान पर कांग्रेस में हलचल हो गई है क्योंकि उनका ये कहना है कि साहब सिद्धारमैया जो हैं वही 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा कोई स्प्लिट टर्म वाला डिसीजन नहीं लिया गया है पार्टी में कि 3 साल सिद्धारमैया या 2 साल सिद्धारमैया फिर 3 साल डी के शिवकुमार, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं हुआ। और ये पायनियर अखबार की खबर मैं देख रहा हूँ। और इसी खबर की ठीक बगल में खबर है कि ग्राहकों को मोबाइल नंबर देने को ना कहें खुदरा विक्रेता। ये सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं की शिकायत मिलने के बाद केंद्र सरकार का परामर्श जारी हुआ है। और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के पहले पन्ने पर आईपीएल मैच की खबर है। चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में पहुंच गई है। कल उसने गुजरात टाइटंस को 15 रनों से हरा दिया और पहली टीम बनी जिसने आईपीएल 2023 के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। जनसत्ता अखबार के साथ सूरज मेरे सामने अभी द डेली गार्डन भी खुला हुआ था, मैं अभी पढ़ रही थी। तो एक तो राहत भरी खबर मैंने आपको बताई, लेकिन इस अखबार पर जिस खबर पर मेरी नज़र पड़ी वो चिंताजनक है। लैंसेट की ये रिसर्च है और ये कहती है कि दुनिया भर में 80 करोड़ लोग बैक पेन यानी जो कमर दर्द है उससे सफ़र करेंगे, उससे पीड़ित होंगे। और अब आप पूछेंगे कि वजह क्या है, तो वजह इस रिसर्च ने बताई है, एक तो बढ़ती आबादी और दूसरा जो एजिंग पीपल है, जिनकी उम्र बढ़ रही है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी बढ़ती आबादी। और ये कोई छोटे मोटे लेवल पर रिसर्च नहीं की गई है सूरज। ये जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने कम से कम 30 साल का डेटा जो है वो एनालाइज़ किया है और उसके बाद ये कंक्लूजन दिया है कि जो बैक पेन के केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा एशिया और अफ्रीका में देखे जाएंगे आने वाले दिनों में। और उन्होंने ये भी कंसर्न जताया है कि जिस तरीके का हमारा अप्रोच है बैक पेन ट्रीटमेंट को लेकर, बहुत ही लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शन है। रिसर्चर्स ने ये चेतावनी दी है कि ये आने वाले दिनों में एक हेल्थ क्राइसिस में बदल जाएगा क्योंकि जो लो बैक पेन है वो दुनिया भर में सबसे बड़ा कारण है डिसेबिलिटी का। खुशबू, विदेशी खबरों में आए तो मैं देख रहा था बीबीसी पे स्टोरी लगी है पीएम मोदी की, जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ बैठक हुई, इसको लेकर ट्रेड और डिफेंस सेक्टर के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। और आज भारत पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे, उनका जो दौरा था वो खत्म हो गया है। वही डॉन अखबार में खबर ये है कि इमरान खान के 2 और करीबियों ने पार्टी छोड़ दी है। फैयाज चौहान जो कि एक बड़े नेता हैं पीटीआई के, उन्होंने ये कहा है कि 9 मई को हिंसा करने वालों को खान ने ट्रेनिंग दी थी, फौज भी इसके निशाने पर थी, ये भी कहना है। एक वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है कि संसद से कर्ज की मंजूरी हासिल करने में जो बाइडेन जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में कल बाइडेन ने जो स्पीकर है वहाँ की हाउस स्पीकर, उनसे मुलाकात की, लंबी बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। अब वॉशिंगटन पोस्ट ये बता रहा है, वेबसाइट ये बता रहा है कि अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास महज 10 दिन है और इस दौरान उन्हें हर सूरत में रिपब्लिकन पार्टी को मनाकर नए कर्ज के लिए बिल पास कराने का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अब चलते चलते जान लेते हैं 24 मई का इतिहास। 1819 में ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1954 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला भजेंद्री पाल का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1964 में पेरू की राजधानी लीमा के नेशनल स्टेडियम में रेफरी के एक विवादास्पद फैसले से स्टेडियम में ही भगदड़ मच गई थी। 300 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। तो आज के दिन में फ़िलहाल इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें लिखकर भेज सकते हैं अपना फीडबैक radio@aajtak.com पर। लिखना ना चाहते हो तो 9953323303 पर अपना वॉइस नोट रिकॉर्ड कर भी भेज सकते हैं। आज का दिन प्रोड्यूस किया था शुभम तिवारी ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।